भारत ने आज रक्षा क्षेत्र में एक और इतिहास रच दिया है। दरअसल मिशन दिव्यास्त्र के तहत स्वदेशी तकनीक से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया। इस मिशन के लिए प्रधानमंत्री ने डीआरडीओ को बधाई दी है। अग्नि 5 मिसाइल MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से संपन्न है। मिशन दिव्यास्त्र के सफल परीक्षण के बाद भारत ने कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज में अपनी जगह बना ली है जिनके पास ये MIRV तकनीक है। इन देशों में USA है, UK, फ्रांस, चीन और रूस शामिल हैं। देखिए, MIRV तकनीक में किसी मिसाइल में एक ही बार में कई परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता होती है। इन हथियारों से अलग अलग लक्ष्यों को भेदा जा सकता है। इससे पहले की अग्नि मिसाइलों में ये सुविधा नहीं थी। 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली अग्नि 5 को देश की दीर्घकालिक सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए विकसित किया गया है। ये मिसाइल चीन के सबसे उत्तरी हिस्से के साथ साथ यूरोप के कुछ क्षेत्रों को भी अपनी मारक क्षमता में ला सकती है। बीता रविवार भारत के लिए अच्छी खबर लेकर आया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में इस खबर का आगाज हुआ। दरअसल भारत ने एक हिस्टोरिक डील साइन की है। ये समझौता भारत और EFTA यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच हुआ है। समझौते का नाम है टेपा। टेपा मतलब ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। समझौते के तहत 15 सालों में $100 बिलियन के निवेश की बात की गई है। माना जा रहा है कि ये निवेश भारत में 10 लाख रोजगार पैदा कर सकता है। आपको बता दें कि इस समझौते को हकीकत में तब्दील होने में तकरीबन 1 दशक लग गया है। 2013 में इस समझौते को लेकर कई बातचीत हुई थी, लेकिन तब दोनों पार्टीज के बीच कई मुद्दों पर असहमतियां थीं। आज भू राजनीति का सीन बदल गया है। भारत समेत दुनिया भर के देश चीन पर निर्भरता को कम करना चाहते हैं। इस साझा मकसद ने भारत और यूरोपियन देशों के इस ब्लॉक के बीच समझौते में बहुत अहम भूमिका निभाई है। यह समझौता गिव एंड टेक पर आधारित है। मतलब ये कि इसमें EFTA भारत में निवेश करेगा। ये निवेश भी इन देशों की सरकार की तरफ से न होकर प्राइवेट सेक्टर की तरफ से किया जाएगा। बदले में इन देशों को भारत के मार्केट का एक्सेस मिल जाएगा। भारत अपने कई सेक्टर में इन देशों को रियायतें मुहैया कराएगा। समझौते में ये बात भी शामिल है कि अगर इन देशों की तरफ से निवेश कम हुआ, जिसका सीधा असर रोजगार सृजन पर देखने को मिलेगा, तो भारत भी इन देशों को दी जाने वाली रियायतों में कमी कर सकता है। देखिए, जब भी कोई डील होती है तो एक बात जरूर उठती है और वो बात है भारत का मार्केट। इसे हमारी सरकारें वैश्विक निवेशकों के सामने खूब प्रोजेक्ट करती है। तो इस बात का सीधा सा मतलब है हमारी 1.4 बिलियन लोगों की जनसंख्या। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों में मार्केट लगभग सैचुरेट कर चुका है। इन देशों में टीवी, फ्रिज, मोबाइल, गाड़ी, लैपटॉप, महंगी घड़ियों तक आमतौर पर बड़ी जनसंख्या की पहुंच है। ये चीजें कोई रोज रोज खरीदता भी नहीं है। इसके उलट भारत एक ग्रोइंग मार्केट है, उभरता हुआ बाजार है, युवा जनसंख्या है, लोगों की आमदनी बढ़ी है। लोग अब रोटी कमाने से बढ़कर जीवन की गुणवत्ता पर भी ध्यान दे रहे हैं, इसलिए बाजारों में खरीद भी बढ़ी है। यही कारण है कि बड़ी कंपनीज भारत के मार्केट को कैप्चर करना चाहती हैं। आज आपसे कुछ साल पहले की बात पूछी जाए अगर, तो कुछ साल पहले के वक्त को याद कीजिए, कितने लोगों की पहुंच एडिडास, नाइकी, जारा जैसी ब्रांड तक थी। आज भारत के कई छोटे बड़े शहरों में इन ब्रांड्स के शोरूम हैं। समझौते से भारत के बाजारों में यूरोप के उत्पाद भी सस्ते में मिलेंगे। एक सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि EFTA है क्या? EFTA एक अंतर सरकारी संस्था है। इसमें नॉर्वे, लिंचनस्टाइन, स्विट्जरलैंड शामिल हैं। इसका गठन स्टॉकहोम कन्वेंशन के जरिए साल 1960 में किया गया था। इसका पर्पस था फ्री ट्रेड एंड फाइनेंशियल इंटीग्रेशन। एक और जरूरी बात कि EFTA में शामिल देश EU यानी यूरोपियन यूनियन के सदस्य नहीं हैं। EU में राजनीतिक एकीकरण भी किया गया है, जबकि EFTA केवल फ्री ट्रेड और फाइनेंशियल इंटीग्रेशन की बात करता है। बाजार और अर्थव्यवस्था के हिस्से से भारत के लिए एक और अच्छी खबर आई है। भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने एक डेटा जारी किया।
इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीते 10 सालों में भारत ने इस क्षेत्र में बहुत तेज ग्रोथ की है। साल 2014 में भारत 78% मोबाइल फोन्स के लिए इंपोर्ट पर डिपेंडेंट था, आयात पर निर्भर था। आज भारत 97% तक आत्मनिर्भर है। वर्तमान में भारत में बेचे जाने वाले कुल मोबाइल फोन्स में केवल 3% का ही आयात होता है। इन 10 सालों में भारत ने 2.45 बिलियन मोबाइल फोन्स यूनिट का उत्पादन किया है। आपको पता है 2014-15 तक भारत मात्र 1556 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन का निर्यात करता था। उद्योग क्षेत्र के आंकड़ों की माने तो भारत वित्त वर्ष 2024 के अंत तक 1,20,000 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन्स का निर्यात करेगा। देखिए, मोबाइल्स के उत्पादन में जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम आज देख रहे हैं वो एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए भारत में एक कंड्यूसिव पॉलिसी एनवायरनमेंट तैयार किया गया। इसमें भारत के उद्योग क्षेत्र और प्रमुख मंत्रालयों ने मिलकर काम किया। मई 2017 में भारत सरकार ने फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था। इससे घरेलू स्तर पर मोबाइल फोन्स के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता था। इसके अलावा लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत ने PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च किया। इसने भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया गया है। इस योजना में भारत में उत्पादित वस्तुओं की बिक्री बढ़ने पर इंसेंटिव दिए जाते हैं। इसके अलावा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी 2019 में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग में भारत को एक ग्लोबल हब बनाने की बात की गई थी। सैमसंग और एप्पल जैसी कंपनीज ने भारत से मोबाइल के निर्यात में बड़ी भूमिका निभाई है। भारत के नोएडा में सैमसंग दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फोन फैक्ट्री ऑपरेट करता है। बीते साल एक मूवी खूब चर्चा में रही थी, नाम था ओपेनहाइमर। ऑस्कर अवार्ड जीतने के बाद यह फिल्म एक बार फिर से सुर्खियों में है। यह फिल्म रॉबर्ट ओपेनहाइमर के जीवन पर आधारित है। उन्हें दुनिया परमाणु बम बनाने के लिए जानती है। हम जानते हैं कि ऑस्कर अवार्ड्स में किसके हाथ सफलता लगी है। अमेरिका के लॉस एंजल्स में 96वें एकेडमी अवार्ड्स की घोषणा हुई। एकेडमी अवार्ड, जिन्हें ऑस्कर अवार्ड्स भी कहा जाता है, कई कैटेगरीज में दिए जाने वाले इन अवार्ड्स को पाने की चाहत हर सिने आर्टिस्ट को होती है। बेस्ट पिक्चर की कैटेगरी में मूवी ओपेनहाइमर ने बाजी मारी। इसी मूवी के लिए बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में किलियन मर्फी को अवार्ड मिला। इसी मूवी के लिए बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी में क्रिस्टोफर नोलन को पुरस्कार हासिल हुआ है। ओपेनहाइमर के लिए ही रॉबर्ट डाउनी जूनियर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का खिताब मिला है। इसके अलावा ओपेनहाइमर का बेस्ट फिल्म एडिटिंग और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी कैटेगरी में भी दबदबा रहा। ओपेनहाइमर मूवी के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन हैं। उन्हें एक्सेप्शनल स्टोरी टेलिंग के लिए जाना जाता है। ये 21वीं सदी के लीडिंग फिल्म मेकर्स में से एक हैं। पुअर थिंग्स के लिए बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में एमा स्टोन को अवार्ड मिला। इसके अलावा ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में बारबी फिल्म के गाने व्हाट वाज आई मेड फॉर के लिए बिली इलिश और फिनिस ओकोनेल को अवार्ड मिला है। युद्ध में फंसा यूक्रेन अपना पहला ऑस्कर जीतने में कामयाब रहा है। यूक्रेन की 20 डेज इन मारियुपोल को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म की कैटेगरी में अवार्ड मिला। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम की द जोन ऑफ इंटरेस्ट ने बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में अवार्ड जीता है। भारत को इस साल ऑस्कर में असफलता हाथ लगी है। भारत की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर नॉमिनेट हुई थी, लेकिन अवार्ड जीतने में नाकामयाब रही। ऑस्कर सेरेमनी के दौरान भारत के आर्ट डायरेक्टर और प्रोडक्शन डिजाइनर नितिन चंद्रकांत देसाई को ट्रिब्यूट दिया गया। उनका अगस्त 2023 में निधन हो गया था। आपको बता दें कि इन पुरस्कारों को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा साल 1929 से सिनेमा में बेहतरीन काम के लिए दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के एक फैसले को अत्याचारी करार दिया है। दरअसल जनवरी 2023 में मद्रास हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था। इसमें कहा गया था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डाउनलोड करना और देखना पोक्सो एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, हाई कोर्ट ने इस मामले में IT एक्ट 2000 की धारा 67B को वर्ड टू वर्ड रीड किया था, लेकिन उस धारा के तहत अपराध साबित नहीं हो रहा था। धारा 67B के तहत दोषी व्यक्ति को अपराधी तभी माना जाता है जब वो किसी सेक्सुअली एक्ट में जिसमें बच्चों को दिखाया गया हो, ऐसे मटेरियल को पब्लिश करता हो, ट्रांसमिट करता हो या क्रिएट करता हो। वहीं पोक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन हिंसा और चाइल्ड पोर्नोग्राफी से बचाने के लिए काम करता है। इसे संशोधित करने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस अमेंडमेंट बिल 2019 लोकसभा में पेश किया गया था। इसमें 2012 के मुकाबले कुछ सजाओं को बढ़ाया गया है। PRS के मुताबिक अभी ये बिल लोकसभा से पारित नहीं हुआ है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है,
96वें एकेडमी अवार्ड्स में किस फिल्म को बेस्ट मूवी का खिताब हासिल हुआ है? ओपेनहाइमर, बार्बी, पुअर थिंग्स, द जोन ऑफ इंटरेस्ट। अगला प्रश्न है, दुनिया में मोबाइल फोन के उत्पादन में भारत किस स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? आइए देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, हाल ही में किस देश को नाटो की सदस्यता हासिल हुई है? भारत, स्वीडन, यूक्रेन या फिर रूस? सही जवाब है विकल्प बी यानी स्वीडन। अगला प्रश्न था, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग किस नदी के पास स्थित है? क्षिप्रा, नर्मदा, बेतवा, चंबल? सही जवाब है विकल्प बी यानी नर्मदा। जो देश अपनी विरासत नहीं संजो पाता वो अपना भविष्य भी खो देता है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में आश्रम भूमि वंदना के दौरान कही। आश्रम भूमि वंदना के तहत साबरमती आश्रम के रीडेवलपमेंट की नींव रखी गई है। 1200 करोड़ रुपए के मास्टर प्लान के साथ साबरमती आश्रम के रीडेवलपमेंट का प्लान किया गया है। वर्तमान में साबरमती आश्रम केवल 5 एकड़ में फैला हुआ है। प्लान के मुताबिक नए मेमोरियल को 55 एकड़ में बनाया जाएगा। वहीं आसपास के 322 एकड़ क्षेत्र को इस रीडेवलपमेंट में कवर किया जाएगा। मास्टर प्लान के तहत तकरीबन 20 बिल्डिंग्स को संरक्षित करने का प्लान है। इनमें हृदय कुंज, जो कि महात्मा गांधी और कस्तूरबा का निवास स्थान था, चार्ल्स कोरिया द्वारा डिजाइन किया गया, गांधी मेमोरियल संग्रहालय और नंदिनी निवास, जो कि अतिथि गृह के तौर पर काम करता था, मानव साधना, विनोबा मीरा कुटीर जहां विनोबा भाव रुके थे, जय जगत एम्फी थिएटर और जुनू रसोडू पुरानी रसोई शामिल हैं। महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल में जिन आश्रमों का निर्माण किया उनमें साबरमती सबसे अहम आश्रम है। 1893 से 1914 तक महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। वहां उन्होंने नटाल में फिनिक्स आश्रम और जोहान्सबर्ग के बाहर टॉल्स्टॉय फार्म स्थापित किया था। 1915 में भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने पहला आश्रम अहमदाबाद के कोचरब में स्थापित किया। इस आश्रम को भी रीडेवलप किया गया है। 1917 में साबरमती नदी के पश्चिमी तट पर साबरमती आश्रम का निर्माण किया गया। इस आश्रम को उन्होंने अपने मुताबिक लोकल मटेरियल को इस्तेमाल करके बनाया था। देश की आज़ादी में अहम रहे 8 अहम आंदोलनों को उन्होंने इसी आश्रम में रहते हुए शुरू किया। इनमें दांडी मार्च, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिलों की हड़ताल और खेड़ा सत्याग्रह, खादी आंदोलन, रॉलेट एक्ट और खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन शामिल हैं। आप जानते हैं आश्रम भूमि वंदना के लिए 12 मार्च का दिन ही क्यों चुना गया? दरअसल 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने नमक कर के विरोध में दांडी मार्च शुरू किया था। दांडी मार्च साबरमती आश्रम से ही शुरू किया गया था। महात्मा गांधी अपने 78 चुने हुए सत्याग्रहियों के साथ 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे थे। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को उन्होंने तोड़ा था। दांडी गुजरात के नवसारी जिले में स्थित एक गांव है। दक्षिण भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सी राजगोपालाचारी ने त्रिचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा नमक कानून तोड़ने के मकसद से की थी। नमक सत्याग्रह 3 मायनों में बेहद अहम था। इस सत्याग्रह ने पहली बार महात्मा गांधी को दुनिया का अटेंशन दिलाया। इसे यूरोपियन और अमेरिकन मीडिया द्वारा कवर किया गया। दूसरा ये कि यह पहला राष्ट्रीय स्तर का बड़ा मौका था जिसमें महिलाओं ने भारी तादाद में हिस्सा लिया। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने महात्मा गांधी को इसमें महिलाओं को भी शामिल करने के लिए तैयार किया था। तीसरी सबसे अहम बात थी कि इस सत्याग्रह ने ब्रिटिशर्स को एहसास कराया कि वे लंबे वक्त तक भारत पर कब्जा जारी नहीं रख पाएंगे। सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दुनिया में हथियारों के आयात निर्यात पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट को सिप्री आर्म्स ट्रांसफर डेटाबेस नाम दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप में 2014 से 18 के मुकाबले 2019 से 23 में हथियारों के आयातों में 94% की बढ़ोतरी हुई है। यूरोप में यूक्रेन सबसे बड़े हथियार आयातक के तौर पर उभरा है। 2019 से 23 के बीच तो दुनिया भर में हथियार आयात के मामले में यूक्रेन चौथे नंबर पर था। इसकी मुख्य वजह 2022 में रूस द्वारा किया गया आक्रमण है। 2014 से 18 के मुकाबले 2019 से 23 में यूएसए के हथियार निर्यात में 17% की बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट की माने तो यूएसए ने वैश्विक स्तर पर हथियार निर्यातक की अपनी भूमिका में इजाफा किया है। आपको बता दें, दुनिया भर के देशों को ज्यादा से ज्यादा हथियार निर्यात करना यूएसए की विदेश नीति का अहम हिस्सा है। इसी दौरान रूस के हथियार निर्यात में 53% की कमी देखी गई है। रूस के हथियार निर्यात में आने वाली कमी ने फ्रांस के लिए एक मौके का काम किया है। फ्रांस दुनिया में हथियार निर्यात के मामले में यूएसए के बाद दूसरे नंबर पर आ गया है, जो पोजीशन लंबे वक्त से रूस के पास थी।
वहीं भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना हुआ है। दुनिया के कुल हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी 9.8% की है। ये स्थिति तब है जब भारत सरकार लगातार हथियारों के उत्पादन में आत्मनिर्भर होने का प्रयास कर रही है। भारत के हथियार आयात में आज भी सबसे बड़ा हिस्सा रूस का है। हालांकि रूस से हथियार खरीदने में पहले के मुकाबले कमी जरूर दर्ज की गई है। वर्तमान में भारत जितने हथियार आयात करता है उसमें रूस की हिस्सेदारी 36% की है, जो कि 1960-64 में 50% तक हुआ करती थी। भारत दूसरे नंबर पर अपने हथियारों की खरीदारी फ्रांस से करता है। देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया भर के देश जो अपने हथियारों के लिए रूस पर निर्भर थे, उन्होंने अपने विकल्पों को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। इनमें फ्रांस एक बड़ा विकल्प बनकर उभरा। फ्रांस की सरकार अपनी आर्म्स इंडस्ट्री को खूब सपोर्ट कर रही है। फ्रांस ने इसे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का नाम दिया है। आपको बता दें कि सिप्री एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यह हथियार नियंत्रण, निरस्त्रीकरण और विवाद आदि के क्षेत्र में रिसर्च को लेकर काम करती है। यह स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्थित है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इंडियन नेटवर्क फॉर फिशरी एंड एनिमल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस INFAR डेटा जारी किया। ये भारतीय फिशरीज और पशुधन पर AMR यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर्विलांस के लिए की गई पहली नेशनल रिपोर्ट है। INFAR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के तहत कई सारी लैब्स का एक नेटवर्क है। इसे FAO और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट से तकनीकी मदद दी जाती है। इन सब का प्राइमरी काम फिशरीज और लाइव स्टॉक में बढ़ रहे AMR का पता लगाना है। इसके लिए ये लैब्स में कई स्तर पर डेटा का कलेक्शन करते हैं। अब सवाल है कि AMR है क्या और इसकी इतनी चिंता क्यों की जा रही है? जब बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई एंटी माइक्रोबियल दवाओं को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं तो इसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहा जाता है। मान लीजिए बैक्टीरिया से कोई इन्फेक्शन हुआ और उसे ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक दवा दे दी गई, लेकिन उसका कोई असर ही नहीं हुआ, यानी उस बैक्टीरिया ने दवा से लड़ने के लिए रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध क्रिएट कर लिया है। अब सवाल है कि AMR का संकट क्यों बढ़ रहा है? दरअसल इंसान से लेकर जानवरों और पौधों तक में एंटी माइक्रोबियल्स का बेहिसाब इस्तेमाल किया गया है। जैसे आपने डेयरी सेक्टर में ऑक्सीटोसिन के मिसयूज के बारे में सुना होगा। डेटा के लिए फिशरीज में फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और मरीन तीनों से सैंपल्स लिए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक S ऑरियस ने तीनों सिस्टम में पेनिसिलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस शो किया। ऐसे ही E. कोलाई, जो कि इंसानों में ज्यादातर संक्रमण के लिए जिम्मेदार है, उसने लगभग सभी एंटी माइक्रोबियल्स के खिलाफ रेजिस्टेंस दिखाया है। आपको बता दें कि E. कोलाई यानी एस्चेरिचिया कोलाई एक बैक्टीरिया है। अगर इस दिशा में भारत के प्रयासों की बात करें तो साल 2017 में नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी NAP-AMR लॉन्च किया गया था। साल 2013 से ICMR का AMR सर्विलांस एंड रिसर्च नेटवर्क इसी दिशा में काम कर रहा है। मां जन्म देती है लेकिन सरकारी कागजातों पर पिता का नाम जरूरी होता है। महाराष्ट्र सरकार ने लंबे वक्त से चली आ रही इस प्रैक्टिस पर रोक लगा दी। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट ने एक फैसला लिया है। इसके मुताबिक सरकारी कागजातों जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि पर मां का नाम मैंडेटरी होगा। यह निर्णय 1 मई 2024 से लागू होगा। कागजातों में अपने नाम के साथ मां का पहला नाम, पिता का नाम और सरनेम दर्ज कराना होगा। अनाथ बच्चों को इसमें छूट दी गई है। सरकार के इस कदम से क्या होगा? दरअसल माओं का नाम आधिकारिक दस्तावेज में शामिल करने से बच्चों के जीवन में उनके क्रूशियल रोल को मान्यता मिल सकेगी। साथ ही इससे समावेशन सुनिश्चित होगा। बदलती पारिवारिक संरचना में कई बार सिंगल मदर ही बच्चों का पालन करती हैं। ऐसे में डॉक्यूमेंट्स में उनके नाम से पहचान दी जा सकेगी। व्यक्ति के जीवन में माता पिता दोनों की अहमियत होती है, लेकिन परंपरागत पितृसत्ता की संरचना के चलते आधिकारिक दस्तावेजों में पिता के नाम को शामिल किया जाता रहा है, जो कि समानता के खिलाफ है। इस कदम से समानता भी सुनिश्चित हो सकेगी। आप कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या इस कदम को राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू किया जाना चाहिए? साल 2018 में आयकर विभाग ने साफ किया था कि पैन कार्ड के एप्लीकेशन में उन मामलों में पिता का नाम जरूरी नहीं होगा जहां मदर सिंगल पेरेंट की भूमिका में है।
इसके बाद सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने नियमों में बदलाव किया। अब पैन कार्ड के आवेदकों के पास सहूलियत है कि यदि मां सिंगल पेरेंट हैं या वे पैन कार्ड पर केवल मां का नाम चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा नहीं की गई थी? कोचरब आश्रम, फिनिक्स आश्रम, टॉल्स्टॉय फार्म या फिर ऑरविले? अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? चीन, भारत, सऊदी अरब या फिर यूक्रेन? आइए अब देखें पिछले बुलेटिन मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, 96वें एकेडमी अवार्ड्स में किस फिल्म को बेस्ट मूवी का खिताब हासिल हुआ? ओपेनहाइमर, बारबी, पुअर थिंग्स, द जोन ऑफ इंटरेस्ट? सही जवाब है विकल्प ए यानी ओपेनहाइमर। अगला प्रश्न था, दुनिया में मोबाइल फोन के उत्पादन में भारत किस स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? सही जवाब है विकल्प बी यानी दूसरा। 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और इलेक्ट्रॉनिक चिप के बिना उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। मेड इन इंडिया चिप, डिजाइन इन इंडिया चिप भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाएगी, भारत को आधुनिकता की तरफ ले जाएगी। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियाज टेकेड चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम के दौरान कही। इस कार्यक्रम के दौरान भारत में 3 सेमीकंडक्टर फैसिलिटी की नींव रखी गई है। इनमें 2 प्लांट की नींव गुजरात में और 1 की असम में रखी गई है। गुजरात के धौलेरा में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी तैयार की जाएगी, वहीं असम के मोरीगांव और गुजरात के साणंद में आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी तैयार की जाएगी। इन तीनों सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स में तकरीबन 1.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। गुजरात के धौलेरा और असम की असेंबली फैसिलिटी की जिम्मेदारी टाटा ग्रुप को सौंपी गई है। टाटा ग्रुप के दावे के मुताबिक साल 2026 में यहां से कॉमर्शियल उत्पादन शुरू हो जाएगा। वहीं गुजरात के साणंद में मुंबई की सीजी पावर और जापान की रेनेसा मिलकर एक सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करेंगे। आपने गौर किया कि हमने धौलेरा में लगने वाले प्लांट को फैब्रिकेशन फैसिलिटी कहा, तो असम और साणंद के प्लांट को असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी नाम दिया गया है, जबकि ये तीनों ही सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। देखिए, सेमीकंडक्टर का उत्पादन कोई आसान काम नहीं होता। आज एक मशीन लगाए और कल से उत्पादन शुरू हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। पूरे सेमीकंडक्टर उत्पादन में अलग अलग स्तर पर कंपनीज काम करती हैं। इन सबको मिलाकर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बोला जाता है। सेमीकंडक्टर के निर्माण में डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली और डिस्ट्रीब्यूशन 4 तरह की प्रोसेस काम करती हैं। जिन कंपनीज के पास इन चारों की फैसिलिटी होती है उन्हें IDM यानी इंटीग्रेटेड डिवाइस मैन्युफैक्चरर कहा जाता है। मतलब ये कि यहाँ पर सेमीकंडक्टर की डिजाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग सारी सुविधाएं मौजूद होती हैं। ऐसी कंपनीज जो डिजाइनिंग में स्पेशलाइज्ड हैं उन्हें IP कंपनीज या इंटेलेक्चुअल कंपनीज कहा जाता है। ये IDM कंपनीज को स्पेसिफिक डिजाइन ब्लॉक मुहैया कराती हैं। इनके बदले में इन्हें रॉयल्टी हासिल होती है। ये सिर्फ डिजाइनिंग तक सीमित होती हैं। ये अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं करती। जब आप भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की चुनौतियां जानेंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही है। भारत में डिजाइनिंग कंपनीज नहीं है। इसी के मद्देनजर सरकार ने जनवरी 2022 में डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव DLI योजना भी लॉन्च की थी। इस इकोसिस्टम में एक और टाइप की कंपनी होती हैं जिन्हें फैबलेस कहा जाता है। ये भी डिजाइनिंग में काम करती हैं लेकिन IP कंपनीज से अलग होती हैं। ये अपने डिजाइन्स को मैन्युफैक्चरर और टेस्टिंग के लिए आउटसोर्स करवाती हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स को अपने नाम से ही बेचती हैं। एक और टाइप की कंपनी को फाउंड्री कहा जाता है। ये केवल फैब्रिकेशन यानी मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशलाइजेशन रखती हैं। एक और टाइप है जिसे OSAT यानी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी कहा जाता है। यहाँ पर पैकेजिंग और टेस्टिंग का काम होता है। ये एक तरह का फॉलोअप प्रोसेस है। असम के मोरीगांव और गुजरात के सानंद में यही फैसिलिटी तैयार करने की नींव रखी गई है। सेमीकंडक्टर के पूरे इकोसिस्टम को समझने के बाद हम बात करते हैं भारत इस इंडस्ट्री में किन चुनौतियों का सामना कर रहा है। देखिए, सबसे पहला मुद्दा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। भारत में डिजाइनिंग कंपनीज की कमी है। दूसरा, वैश्विक स्तर पर पहले से एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं, इसलिए ज्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। उत्पादन की शुरुआती लागत बहुत ज्यादा महंगी है, इसलिए बड़े निवेश की जरूरत होती है। भारत में रॉ मटेरियल की भी कमी है। इस दिशा में भारत सरकार ने कई अहम प्रयास जरूर किए हैं। इनमें इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स, चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम इत्यादि शामिल हैं।
गारो हिल्स में एक शिकारी ने बार्किंग डियर यानी भौंकने वाले हिरण को मार दिया। वन्यजीव अधिकारियों ने शिकारी को पकड़ लिया, लेकिन उनके हाथ हिरण की डेड बॉडी ही लगी। शिकारी ने हिरण को उसके मांस और खाल को बेचने के लिए मारा था। ये खबर बहुत आम हो सकती है, लेकिन बार्किंग डियर भारतीय वाइल्ड लाइफ में बहुत अहम है। छोटे और क्यूट से दिखने वाले ये हिरण कई नामों से जाने जाते हैं। इन्हें भारतीय मुंटजक, सदर्न रेड मुंटजक और काकर नाम से भी जाना जाता है। ये हिरण की छोटे आकार की प्रजातियों में से एक है। इनमें केवल मेल हिरण में ही सींग पाए जाते हैं, वो भी बहुत छोटे आकार के। आपको पता है, ये लड़ाई में सींगों का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि अपने लंबे कैनाइन दांतों का इस्तेमाल करते हैं। ब्राउन रंग वाले ये हिरण डायर्नल यानी दिनचर और नॉक्टर्नल यानी रात्रिचर दोनों ही तरह के हो सकते हैं। इनका जेस्टेशन पीरियड 6 से 7 महीनों का होता है। आमतौर पर मादा हिरण एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देती है। आमतौर पर ये शाकाहारी यानी हर्बीवोर होते हैं, मतलब खाने के लिए झाड़ियों, घास, टहनियों, फलों और बीजों पर निर्भर होते हैं। लेकिन कई बार ये पक्षियों के अंडे, छोटे मैमल्स और मांस भी खा लेते हैं। इनके बिहेवियर की सबसे खास बात है कि ये अपनी सेंट यानी सुगंध से अपनी टेरिटरी डिफाइन करते हैं। दरअसल नर हिरण में प्री ऑर्बिटल ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिनका उपयोग ये सेंट को पेड़ों की टहनियों और शाखाओं पर डिपॉजिट करने के लिए करते हैं। इस स्मेल से दूसरे बार्किंग डियर्स को डिफाइन एरिया का पता चल जाता है। जैसे जमीन पर चौक से लाइन खींचकर बाउंड्री बना दी जाती है ना, वैसे ही ये अपने सेंट से किया करते हैं। इसके अलावा इनके बार्क यानी भौंकने का मकसद अपने साथियों को खतरे से आगाह करना होता है। भौंकने की अलग अलग इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी खतरे के अलग अलग स्तर के लिए होती है। इनका IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न है। हालांकि IUCN के मुताबिक इनकी संख्या में गिरावट देखी जा रही है। वहीं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में इसे अनुसूची 3 में जगह दी गई है। भारत के अधिकांश वनों में इनकी उपस्थिति है। पश्चिमी घाट सहित पूरे दक्षिण भारत में, मध्य भारत के शुष्क वनों में, हिमालय के एवरग्रीन टेम्परेट फॉरेस्ट्स में और पूर्वोत्तर भारत के घने वर्षा वनों में ये पाए जाते हैं। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए 2023 में ही UPSC की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल पर गौर करिए। सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलन नृत्य यानी वैगल डांस करता है? तितली, व्याध पतंग यानी ड्रैगन फ्लाई, मधुमक्खी या फिर बर्र? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। आपने कभी सोचा है कि जब भारत का विभाजन हुआ तो क्यों कुछ हिंदू पाकिस्तान में और मुस्लिम भारत में बने रहे? जब ये चॉइस थी कि आप जहां रहना चाहें वह जगह चुन सकते हैं, तो क्यों कुछ लोगों ने अपने ही देश में अल्पसंख्यक होना चुना होगा? जब भारत और पाकिस्तान बने तो भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने लोगों से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का वादा किया था। किसी वर्बल कही हुई बात को आंकड़े पुख्ता करते हैं। PEW की रिसर्च के मुताबिक साल 1951 में हुई जनगणना के मुताबिक भारत में मुस्लिम आबादी 3.5 करोड़ थी, जो कि 2011 में बढ़कर 17.2 करोड़ तक पहुंची है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक साल 1947 में पाकिस्तान की जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी 20.5% थी, जो कि 1998 में 1.6% पर सिमट कर रह गई। आंकड़ों से जाहिर है कि किस देश ने अपने वादे को पूरा किया और कहां अल्पसंख्यक देश छोड़ने को मजबूर हुए। इन अल्पसंख्यकों ने केवल पश्चिमी पाकिस्तान से नहीं, बल्कि पूर्वी पाकिस्तान मतलब आज के बांग्लादेश में भी प्रताड़ना का सामना किया। ये अकेले सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है। दुनिया के कई देश, श्रीलंका, म्यांमार और यूरोप के एक बड़े हिस्से में रेफ्यूजी संकट है, जो कि आज की दुनिया की हकीकत है। UN से लेकर कई बड़ी वैश्विक संस्थाएं इस संकट से निपटने के लिए काम कर रही हैं। आज हम इन सब पर बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल बीते सोमवार को गृह मंत्रालय ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के रूल्स यानी नियमों को नोटिफाई किया है। गौरतलब है कि इस एक्ट को राष्ट्रपति की मंजूरी साल 2019 में ही मिल गई थी। एक्ट तो पारित हो गया था, लेकिन गृह मंत्रालय इस एक्ट को लागू करने वाले रूल्स को, नियमों को फ्रेम नहीं कर पाई थी। इसलिए
एक्ट लागू नहीं हो सका, अभी सरकार नियम लेकर आई है तो कानून भी लागू हो सकेगा। गृह मंत्रालय के मुताबिक नए नियम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता हासिल करने में सक्षम बनाएंगे। ये CAA कानून उन गैर मुस्लिम रिफ्यूजीज के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करना आसान बनाता है जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत में दाखिला लिया हो यानी एंट्री ली हो। इनमें बौद्ध, सिख, जैन, हिंदू, पारसी और ईसाई शामिल हैं। नागरिकता के आवेदन में 2 विशेष डॉक्यूमेंट्स भी मांगे गए हैं। इनमें एक है आवेदन में दिए गए बयानों की सत्यता की पुष्टि करने वाला एक हलफनामा, साथ ही आवेदक के चरित्र की गवाही देने वाला एक भारतीय नागरिक का हलफनामा। इसके अलावा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी एक भाषा की जानकारी वाला हलफनामा। इसके अलावा नागरिकता के आवेदन के साथ एक डॉक्यूमेंट पेश करना होगा कि यदि आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो व्यक्ति अपने पिछले देश की नागरिकता त्याग देगा। अब सवाल है कि इससे भारत के नागरिकों पर क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं होगा। ये कानून केवल इन 3 देशों से आने वाले प्रताड़ित अल्पसंख्यकों पर लागू होता है। केवल इन 3 देशों से आने वाले अल्पसंख्यक ही क्यों? क्योंकि इन 3 देशों का संविधान एक विशेष धर्म का पालन करता है और अन्य धर्म के अनुयायियों के साथ इन देशों में कहीं ना कहीं अत्याचार होता है। इस पर कई तरह के सवाल भी हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार को मुस्लिम समुदाय को भी शामिल करना चाहिए। इस पर सरकार का तर्क है कि ये तीनों ही देश क्योंकि मुस्लिम बहुल हैं तो वहां मुस्लिमों पर अत्याचार कैसे हो सकता है। एक दूसरा सवाल है कि सरकार नागरिकता इसलिए देना चाहती है क्योंकि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुआ है, लेकिन नियमों में इस पर किसी भी तरह का प्रूफ नहीं मांगा गया है। वहीं अहमदिया मुसलमान, म्यांमार के रोहिंग्या और श्रीलंका में प्रताड़ित तमिलों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे मामले पर भारत की पूर्व सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह का कहना है कि उत्पीड़ित व्यक्तियों की रक्षा करने की नीति का कदम तो स्वागत योग्य है, लेकिन नागरिकता के बजाय उन सभी को शरणार्थी का दर्जा दिया जाए, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। साथ ही भारत को उत्पीड़ितों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए जेनेवा कन्वेंशन 1961 पर हस्ताक्षर करना चाहिए। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स जैसे टैक्स के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी पिंक टैक्स के बारे में सुना है? दरअसल बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और उसके बाद से ही पिंक टैक्स बहुत चर्चा में है। पहले तो आपको क्लियर कर दें कि ऐसा कोई भी टैक्स सरकार की तरफ से नहीं लगाया जाता और न ही किसी अन्य प्रकार का टैक्स होता है, बल्कि ये उस एक्स्ट्रा कीमत को दर्शाता है जो महिला होने की वजह से किसी उत्पाद की खरीदारी पर ली जाती है। मतलब ये कि सामान, प्रोडक्ट्स होने के बावजूद भी महिलाओं को उस प्रोडक्ट के लिए पुरुषों से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। ये कीमत कंपनियों के जेंडर आधारित भेदभाव को दर्शाती है। यहाँ पर तुलना सामान उत्पादों पर ही की जा रही है। ऐसा नहीं होगा कि महिलाओं के लिए बने हुए परफ्यूम की तुलना पुरुषों के जीन्स से की जाने लगे। इस मुद्दे पर केवल बहस नहीं हो रही है। यूएसए में तो तकरीबन 800 ऐसे प्रोडक्ट्स पर रिसर्च की गई। इसमें पाया गया कि महिलाओं के प्रोडक्ट्स पुरुषों के मुकाबले 13% ज्यादा महंगे थे। वहीं विश्व आर्थिक मंच ने भी माना है कि पिंक टैक्स महिलाओं पर लंबे वक्त से आर्थिक दबाव बना रहा है, जबकि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कम कमाती हैं। आप बताइए, क्या आपने शॉपिंग करते वक्त पिंक टैक्स महसूस किया है? आइए अब जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल संबंधित है सौर ऊर्जा से, वंचित वर्गों के ऋण से, महिलाओं को विज्ञान में बढ़ावा देने से या फिर निःशुल्क विधिक सहायता से। अगला प्रश्न है, फैबलेस फाउंड्री ओसेट संबंधित है सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वस्त्र निर्माण या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, निम्नलिखित में से किस आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा नहीं की गई थी? कोचरब, फिनिक्स, टॉल्स्टॉय फार्म या फिर ऑरविले। सही जवाब है विकल्प डी, ऑरविले। अगला प्रश्न था, दुनिया में सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? चीन, भारत, सऊदी या फिर यूक्रेन। सही जवाब है विकल्प बी यानी भारत। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पैनल ने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। 18,626 पन्नों की है ये रिपोर्ट। 191 दिन की रिसर्च और कंसल्टेशन के बाद तैयार की गई है। पैनल का गठन सितंबर 2023 में किया गया था। पैनल में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल सुभाष कश्यप,
और सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे शामिल थे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इसमें विशेष अतिथि सदस्य के तौर पर शामिल हुए थे। अब हम इस खबर में 10 साल पीछे चलते हैं। साल 2014 की बात है। 2014 से ही एक देश एक चुनाव की बात सरकार के मैनिफेस्टो में है। तब से ही लगातार इस पर बहस जारी है। बहस से मतलब ये कि लोग इसके फायदे नुकसान को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन केवल बहस भर से तो इतने बड़े फैसले नहीं लिए जाते। सो सरकार ने इसके लिए एक विधिवत पैनल का गठन किया। इसमें ऐसे लोग शामिल थे जो राजनीति और अर्थव्यवस्था से लेकर कानूनी दांवपेचों की समझ रखते थे। पैनल का काम था यह बताना कि देश भर में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव क्या एक साथ कराए जा सकते हैं या फिर नहीं। अभी पैनल की जो रिपोर्ट आई है वो केवल सिफारिश है। आगे का काम सरकार का है कि इन सिफारिशों को कैसे और कब लागू करना है। पैनल ने अपनी सिफारिशों में क्या कहा, इस बात पर जाने से पहले हम जानेंगे कि एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन से क्या मतलब है। मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं। अभी अप्रैल मई तक देश में लोकसभा के चुनाव आयोजित होने हैं। यदि आपने वोट देने की उम्र हासिल कर ली है, यानी 18 वर्ष के हो गए हैं, तो वोट देने जाना होगा। इससे पहले दिसंबर 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए थे। आपने तब भी वोट देने के लिए समय निकाला होगा। उससे तकरीबन 2 साल पहले मध्य प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव हुए थे, तब भी आपको वोट देने जाना पड़ा होगा। अब अगर ये तीनों स्तर के चुनाव एक साथ हो जाते तो इसे एक देश एक चुनाव कहा जाता। तो पैनल ने अपनी सिफारिशों में क्या कहा? पैनल के मुताबिक एक साथ चुनाव कराने के लिए फेज्ड अप्रोच अपनाई जा सकती है। मतलब ये कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। वहीं 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकायों के भी चुनाव कराए जा सकते हैं। वहीं सरकार गिरने के केस में बचे हुए कार्यकाल के लिए फिर से चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। पहली बार एक साथ चुनाव कराने के लिए राज्य विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा के साथ सिंक्रोनाइज्ड कराने की बात की गई है। स्रोतों के मुताबिक अगर 2024 के चुनावों के बाद नई सरकार कोविंद पैनल के सिफारिशों को स्वीकार करती है तो फिर 2029 तक एक साथ चुनाव कराए जा सकेंगे। इस दौरान 2024 से लेकर 2029 तक जिन राज्य विधानसभाओं के चुनाव ड्यू हैं उन्हें एक टाइम फ्रेम में लाया जा सकता है। पैनल ने अनुच्छेद 325 में संशोधन की सिफारिश की है। इससे भारत का चुनाव आयोग राज्य चुनाव आयोगों के साथ मिलकर एक सिंगल इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड तैयार करा सकेगा। इसके अलावा पैनल ने एक अनुच्छेद 324A की सिफारिश की है। इसके मुताबिक संसद यह सुनिश्चित करने के लिए कानून बना सकेगी कि नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव आम चुनावों के साथ ही कराए जाएं। अब एक सवाल जो आपको मन में आ रहा होगा कि एक साथ चुनाव कराने की जरूरत ही क्या है। देखिए, देश भर में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग वक्त पर होने से प्रशासनिक तंत्र पर बोझ पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। चुनावों में केवल वोट डालना भर नहीं होता, बल्कि चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, वोट काउंटिंग, चुनाव प्रचार के दौरान कानून व्यवस्था को कायम रखना, इन सबकी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। इससे लॉजिस्टिक्स में वित्तीय खर्चा बहुत ज्यादा होता है। इतना ही नहीं, नेता वर्ग चुनावी कार्यों में उलझे रहते हैं। उनके लिए सत्ता में बने रहने का मेन जरिया चुनाव ही है। फिर लोक कल्याण के काम कहीं कोने में पड़े रहते हैं। चुनावों के चलते सरकारें पॉपुलिस्ट डिसीजंस लेती हैं जिससे उन्हें वोट हासिल हो, भले ही ये निर्णय लॉन्ग टर्म में जनता के लिए फायदेमंद साबित न हो। सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी बार बार चुनावी ड्यूटी का बोझ कम होगा। विधि आयोग तो यह भी दावा करता है कि एक साथ चुनाव कराने से वोटर टर्नआउट भी बढ़ेगा। आपको बता दें कि अगर एक साथ चुनाव की अवधारणा लागू हो जाती है तो ये भारत के लिए कोई पहली बार होने वाली चीज नहीं है, पहली घटना नहीं है। भारत में तो चुनावों की शुरुआत ही एक साथ चुनाव के साथ हुई थी। 1952, 1957, 1962 और 1967 भारत में एक साथ चुनाव आयोजित कराए गए। लेकिन फिर नए राज्यों के गठन, राज्य विधानसभाओं के भंग होने से ये साइकिल बिगड़ गया। अब ये 2024 के बाद गठित होने वाली नई सरकार पर निर्भर करेगा कि देश एक साथ चुनाव अपनाता है या फिर नहीं। चलिए आगे बढ़ें। वैश्विक स्तर पर भारत के लिए एक अच्छी खबर है। यूएनडीपी के HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। साल 2022 के लिए भारत को 193 देशों में 134वीं रैंक हासिल हुई है। भारत ने अपने HDI स्कोर में भी सुधार किया है। 2021 में भारत की HDI वैल्यू 0.633 के मुकाबले 2022 में 0.644 पर पहुंच गई है। हालांकि ये बहुत कम अंतर है। दरअसल यूएनडीपी ने 2023-24 के लिए ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक री-इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड नाम से ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की है। इसमें आंकड़े 2021-22 के हैं। मानव विकास सूचकांक मानव विकास के 3 प्रमुख आयामों लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ यानी स्वस्थ लंबा जीवन,
नॉलेज यानी ज्ञान और जीवन गुणवत्ता को मापता है। इन सारे आयामों की गणना 4 प्रमुख संकेतकों के जरिए की जाती है। स्वस्थ लंबा जीवन को परखा जाता है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से। वहीं ज्ञान के लिए औसत स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष कैलकुलेट किए जाते हैं और जीवन की गुणवत्ता का अनुमान लगाया जाता है GNI यानी ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा से। किसी देश को अगर HDI में अच्छा परफॉर्म करना है तो इन सभी संकेतकों में अच्छे नंबर लाने होंगे। भारत की रैंकिंग में जो सुधार हुआ है तो जाहिर है कि इन सभी संकेतकों पर भी ठीक से काम किया गया होगा। भारत की जीवन प्रत्याशा 2021 में 67.2 साल से बढ़कर 2022 में 67.7 साल तक पहुंची है। हालांकि 2019 में यह आंकड़ा 70.9 वर्ष था, तो 2019 की तुलना करने पर कमी ही दर्ज हुई है। लेकिन 2020 से दुनिया भर में जो कोविड फैला हुआ था उससे वैश्विक स्तर पर जीवन प्रत्याशा में कमी आई थी, जो कि भारत के आंकड़ों में भी दिख रहा है। एक और फ्रंट पर भारत की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। दरअसल UNDP ने GII यानी जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स भी जारी किया था। इसमें भारत ने 166 देशों में 108वीं रैंक हासिल की है। इस इंडेक्स में रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सशक्तिकरण और श्रम बाजार जैसे आयामों पर देश को परखा जाता है। रिपोर्ट ने वैश्विक स्तर पर एक चिंता की ओर भी दुनिया को आगाह किया है। दरअसल 2020 के बाद से अमीर और गरीब देशों के बीच असमानता की खाई लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें कि वैश्विक स्तर पर HDI में स्विट्जरलैंड 0.962 स्कोर के साथ पहले पायदान पर है। आप बताइए सबसे आखिरी नंबर पर कौन सा देश है? तमाम अटकलों को दरकिनार करते हुए चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों के नाम की घोषणा कर दी गई है। नए चुनाव आयुक्तों के तौर पर सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार का नाम सामने आया है। दरअसल फरवरी में चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के रिटायरमेंट और फिर अचानक हुए चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे से पूरे चुनाव आयोग में केवल मुख्य चुनाव आयुक्त ही रह गए थे। 2024 लोकसभा चुनाव सर पर थे। ऐसे में आयोग में रिक्तियों की बात हजम नहीं हो रही थी। देखिए, इस बार चुनाव आयोग में जो नियुक्तियां हुई हैं वो अहम है। आपने कुछ समय पहले आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में सुना होगा। इसमें CEC यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और ECs यानी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक समिति के गठन की बात की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि राष्ट्रपति CEC और ECs की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर करेंगे। समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और CJI शामिल होंगे। कोर्ट ने आदेश के वक्त ये साफ किया था कि ये फैसला संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन होगा। मतलब ये कि संसद इस मुद्दे पर एक नया कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रभाव को कम कर सकती है। संसद ने किया भी कुछ ऐसा ही। संसद ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 लागू किया, तो समिति में CJI को शामिल नहीं किया गया। एक्ट के मुताबिक CEC और ECs की नियुक्ति सिलेक्शन कमेटी यानी चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, लेकिन चयन समिति में प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल होंगे। इस चयन समिति को नामों की सिफारिश एक सर्च कमेटी के द्वारा दी जाएगी। इस सर्च कमेटी की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे। इस एक्ट के हिसाब से नियुक्तियों में जो सबसे बड़ी चुनौती सामने आ रही है वो है सिलेक्शन कमेटी में सरकार के सदस्यों की मेजॉरिटी, जबकि EC यानी चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 324 में वर्णित चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। यह भारत में चुनावों के लिए जिम्मेदार है। यह संस्था लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव आयोजित कराती है। शुरुआत में चुनाव आयोग केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलकर बना था। वर्तमान में यह संस्था एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्तों के साथ काम करती है। 16 अक्टूबर 1989 को पहली बार 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी। हालांकि इनका कार्यकाल 1 जनवरी 1990 तक ही रहा। 1 अक्टूबर 1993 को एक बार फिर से 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई। इसके बाद से अब तक चुनाव आयोग बहुसदस्यीय संस्था के तौर पर काम कर रहा है। चुनाव आयोग को संविधान में सलाहकारी और अर्ध न्यायिक काम सौंपे गए हैं। इसके निर्णयों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इसके कार्यों की बात करें तो निर्वाचक नामावली तैयार करना और मतदाताओं को पंजीकृत करना इसके मुख्य कार्य हैं।
निर्वाचन की तिथि और समय सारणी निर्धारित करना और नामांकन पत्रों का परीक्षण करना भी इसके कार्य हैं। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना। इसके अलावा राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और चुनाव चिन्ह देने के मामले में अगर कोई विवाद होता है तो उन विवादों के समाधान के लिए न्यायालय की तरह काम करना भी चुनाव आयोग के कामों में शामिल है। वर्तमान में देश में मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर राजीव कुमार कार्यरत है। वैसे ही जॉब न मिलने का दुख झेल रहे इंजीनियर्स के लिए ये दुख काहे खत्म नहीं होता वाली स्थिति फिर से बनने वाली है। हाल ही में यूएसए की एक स्टार्टअप कंपनी कॉग्निशन ने एआई की दुनिया में जबरदस्त काम किया। उन्होंने दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन लॉन्च किया है। ये डेविन सिंपल कमांड्स से कोडिंग कर सकता है, वेबसाइट और वीडियोस बना सकता है। डेविन के मेकर्स दावा कर रहे हैं कि उसने कई इंजीनियरिंग कंपनीज के प्रैक्टिकल इंटरव्यूज पास कर लिए हैं। इतना ही नहीं, डेविन जी कोडिंग में आने वाले एरर्स को भी ढूंढ सकते हैं। इससे इंसानों के द्वारा लगने वाले ट्रबल शूटिंग टाइम में भी कमी आएगी। डेविन बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के अपने टास्क परफॉर्म कर सकता है। तो अब क्या ह्यूमन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का काम खत्म हो जाएगा? नहीं, अभी भी कॉम्प्लेक्स कोडिंग जैसे कामों के लिए इंसानों की जरूरत कायम रहेगी। मतलब ये कि स्किल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ही एआई वाले इंजीनियर्स को टक्कर दे पाएंगे। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्न। पहला सवाल है, दुनिया के पहले एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम क्या है? डेविन, गैब्रियल, केविन, ल्यूक। अगला प्रश्न है, ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? विश्व बैंक, आईएमएफ, विश्व आर्थिक मंच या फिर यूएनडीपी। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला प्रश्न था, पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल संबंधित है सौर ऊर्जा से, वंचित वर्गों के ऋण से, महिलाओं को विज्ञान में बढ़ावा देने से, निःशुल्क विधिक सहायता से। सही जवाब है ऑप्शन बी, वंचित वर्गों के ऋण से। अगला प्रश्न था, फैबलेस फाउंड्री ओसैट संबंधित हैं सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वस्त्र निर्माण या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग से। सही जवाब है ऑप्शन ए, सेमीकंडक्टर से। अब मुंबई की पहचान, मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम जल्द ही बदलने वाला है। दरअसल महाराष्ट्र कैबिनेट ने हाल ही में रेल मंत्रालय से कहा है कि मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर नाना जगन्नाथ शंकर सेठ के नाम पर रख दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बार नाम बदलो अभियान में केवल मुंबई सेंट्रल का ही नाम बदला जा रहा है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने कॉटन ग्रीन स्टेशन का नाम काला चौकी, चरनी रोड का नाम गिरगांव, डॉकयार्ड रोड का मझगांव, किंग्स सर्कल का तीर्थंकर पार्श्वनाथ, करी रोड का लालबाग, सैंडहर्स्ट रोड का नाम डोंगरी और मरीन लाइंस का नाम बदलकर मुंबा देवी करने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी है। तो चलिए समझते हैं कि जिन महान व्यक्ति के नाम पर मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदला जा रहा है वो नाना जगन्नाथ शंकर सेठ आखिर हैं कौन। देखिए, नाना जगन्नाथ शंकर सेठ अपने समय के एक महान सोशल रिफॉर्मर, एडुकेशनलिस्ट और फिलैंथ्रोपिस्ट थे। नाना जगन्नाथ शंकर सेठ ठाणे जिले के मुरबाड में 10 फरवरी 1803 को पैदा हुए और 31 जुलाई 1865 को इनका स्वर्गवास हुआ। लेकिन केवल 62 साल के जीवन में इन्होंने वो काम करके दिखा दिया जिसके कारण इन्हें अक्सर तत्कालीन बॉम्बे का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। इन्होंने विचारधारा और धन दोनों ही मामलों में कई सेक्टरों में बेहद मूल्यवान योगदान दिया, जिससे बॉम्बे शहर की एक मजबूत नींव रखा जाना संभव हुआ। यह एक प्रसिद्ध समाज सुधारक और सामुदायिक नेता थे जिनके कारण ये भारतीयों और अंग्रेज दोनों की गुड बुक में आ गए थे। आप इनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस फैक्ट से लगा सकते हैं कि यह मुंबई की विधान परिषद में नामांकित होने वाले पहले भारतीय बने थे। चलिए अब जानते हैं कि शंकर सेठ के कुछ सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या हैं। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र की। आपको बता दें कि अपने समय के कई समाज सुधारकों की तरह शंकर सेठ का भी मानना था कि भारतीय नागरिकों के लिए केवल शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जो उनकी नैया को पार लगा सकता है। यानी भारतीय केवल शिक्षा के माध्यम से ही प्रगति कर सकते हैं। इसी सोच के कारण शंकर सेठ बंबई में शिक्षा के विकास और प्रसार के लिए गहराई से प्रतिबद्ध थे और उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों के लिए अपने परिवार के मालिकाना हक वाली भूमि तक दान कर दी। उन्होंने लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा के लिए भी जबरदस्त काम किया। इसी क्रम में शंकर सेठ ने नेटिव स्कूल ऑफ बॉम्बे की स्थापना की, जिसका नाम पहले बॉम्बे नेटिव इंस्टीट्यूशन और फिर बाद में बोर्ड ऑफ एजुकेशन के नाम पर रखा गया। बाद के समय में यह संस्था प्रतिष्ठित एल्फिंस्टन कॉलेज के रूप में विकसित हुई। ऐसे ही बंबई में मेडिकल एजुकेशन की नींव रखने में नाना शंकर सेठ की भूमिका के बारे में एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल उस समय बंबई के तत्कालीन गवर्नर थे सर रॉबर्ट ग्रांट।
ये भी अपने जीवन में कुछ कर गुजरना चाहते थे। ये बंबई में उसी तरह का एक मेडिकल कॉलेज बनवाना चाहते थे जो उस समय कलकत्ता और मद्रास में मौजूद था। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिलने के पहले ही इनका निधन हो गया था, लेकिन बाद में यह कॉलेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अप्रूव हुआ। फिर सर रॉबर्ट ग्रांट को श्रद्धांजलि देने के लिए एक सार्वजनिक बैठक में शंकर सेठ ने सुझाव दिया कि मेडिकल कॉलेज का नाम सर रॉबर्ट ग्रांट के नाम पर ही रखा जाना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुंबई का ग्रांट मेडिकल कॉलेज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के सबसे पुराने चिकित्सा संस्थानों में से एक है। आइए अब समझते हैं कि शंकर सेठ का रेलवे में क्या योगदान था। देखिए, आपको भली भांति पता होगा कि भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर और ठाणे के बीच चली थी। इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा था ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी द्वारा। यह 34 किलोमीटर की परियोजना थी। अब इस परियोजना को गति देने वाली समिति में सर जमशेदजी जीजी भॉय और नाना शंकर सेठ शामिल थे और इन दोनों के प्रयासों से भारत में पहली ट्रेन का संचालन संभव हो पाया। अब आप समझ पा रहे होंगे कि मुंबई रेलवे और नाना शंकर सेठ का रिलेशन क्या है। बहरहाल आपको बता दें कि शंकर सेठ ने कई संग्रहालय और मंदिरों का भी निर्माण करवाया। अब क्या आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि राजनीतिक दलों को इतनी बड़ी हस्ती की याद अचानक से कैसे आई? देखिए, ऐसा पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि इतनी बड़ी हस्ती की याद अचानक से आई। महाराष्ट्र की लगभग हर सरकार ने एकदम नियम से शंकर सेठ जी को उनके जन्म और मृत्यु वर्षगांठ पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसी के साथ लगभग एक दशक पहले शिवसेना की पहल पर मुंबई के शिवाजी पार्क की इंदू मिल्स में शंकर सेठ के लिए एक स्मारक बनाने पर कुछ चर्चा हुई थी। हालांकि प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सका, लेकिन एंटॉप हिल में शंकर सेठ की एक प्रतिमा जरूर स्थापित की गई। तो अब यह भी सवाल लाजमी है कि मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलने का प्रस्ताव अब क्यों आया है? जवाब आपको पता ही है, 2024 के लोकसभा चुनाव हैं। चुनावों से पहले शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी, इनके महायुक्ति गठबंधन ने औपनिवेशिक नामों और पहचान को मिटाने के मकसद के साथ मुंबई में कुछ रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने का प्रस्ताव दिया है। इसी तरह भूले बिसरे भारतीय राष्ट्रवादी नायकों को याद किया जाएगा। ऐसे टाइप की नाम बदलो योजना का उद्देश्य सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और भारतीय विरासत पर गर्व को बढ़ाना है, जो भाजपा की प्रमुख राजनीतिक विचारधारा में से एक है। हाल ही में मध्य भारत में भारत के वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण स्थल ARTCI के पहले चरण का उद्घाटन किया गया है। यह वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण स्थल मध्य प्रदेश में भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित सीहोर जिले के सिलखेड़ा में स्थापित है। इस ART से भारतीय मॉनसून के अध्ययन में सहायता मिलने की संभावना है। तो आइए समझते हैं कि वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण स्थल ART क्या है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, ART सिलखेड़ा में एक ओपन फील्ड फोकस्ड ऑब्जर्वेशनल एंड एनालिटिकल रिसर्च प्रोग्राम है। नाम से ही साफ है कि यह वायुमंडल का अध्ययन करेगा। गौरतलब है कि लगभग 100 एकड़ में फैले ART को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा 125 करोड़ रुपए में विकसित किया गया है। वहीं भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे इसका पूरा संचालन करेगा। आपको बता दें कि इस सुविधा में मध्य भारत के मॉनसून कोर जोन MCZ पर मॉनसून से जुड़ी महत्वपूर्ण बादल प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए 25 उच्च स्तरीय मौसम संबंधी इंस्ट्रूमेंट होंगे। मुख्य इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इसमें एरोसोल अध्ययन करने के लिए एक एथोलोमीटर, एक क्लाउड संघनन नाभिक काउंटर, बादल के आकार को मापने के लिए एक लेजर सीलोमीटर, बारिश की बूंदों के साइज और उसके डिस्ट्रीब्यूशन की गणना करने के लिए एक सूक्ष्म वर्षा रडार जैसे अत्याधुनिक इंस्ट्रूमेंट इसमें लगाए गए हैं। कुल मिलाकर इस सुविधा का मकसद तापमान, हवा की गति आदि जैसे मौसमी पैरामीटर्स और ट्रांजिएंट सिनॉप्टिक सिस्टम्स का इन सीटू ऑब्जर्वेशंस करना है। आपको बता दें कि ट्रांजिएंट सिनॉप्टिक सिस्टम्स का मतलब जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बंगाल की खाड़ी में बनने वाले लो प्रेशर एरियाज और डिप्रेशन से है। यह वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण स्थल यानी ART इन सिस्टम्स और उनसे जुड़े क्लाउड पैरामीटर्स का अध्ययन करेगा। फिर ART से मिले हाई वॉल्यूम डेटा की तुलना मौजूदा मौसम मॉडल से की जा सकेगी ताकि एक बेहतर और सटीक तरीके से बारिश की भविष्यवाणी की जा सके। अब सवाल यह आता है कि ART का होना क्यों जरूरी है। इसके लिए आपको भारतीय कृषि और बारिश से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स समझना होगा। देखिए, वर्तमान में भारत की 45% श्रम शक्ति कृषि क्षेत्र में पूरी शिद्दत से लगी हुई है और आपको पता ही है कि अधिकांश भारतीय कृषि भगवान और बारिश के भरोसे चलती है। अब यहीं पर समझिए कि मॉनसून कोर जोन क्या है यानी MCZ क्या है।
ये मध्य भारत का एक ऐसा क्षेत्र है जो गुजरात से पश्चिम बंगाल तक फैला है और यहाँ की गई खेती किसानी मुख्य रूप से वर्षा आधारित है। इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, यह क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। MCZ को भारत का भोजन का कटोरा माना जाता है, मतलब यहाँ पर कृषि उत्पादन बहुत अच्छा है। अब मैं आपको कुछ और फैक्ट्स बता रहा हूं, इनको ध्यान से सुनिए। देखिए, देश की औसत वार्षिक वर्षा जो कि 880 मिलीमीटर है, इसका 70% केवल दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान प्राप्त होता है। इसी सीजन में पूरे भारत में खरीफ की अधिकांश खेती होती है, जुलाई और अगस्त के बीच में। इन महीनों में क्रमशः 280.4 mm और 254.9 mm की औसत मासिक वर्षा प्राप्त होती है। इन 4 महीनों में लंबे मॉनसून सीजन के दौरान बंगाल की खाड़ी में कई सिनॉप्टिक प्रणालियां यानी लो प्रेशर एरियाज और डिप्रेशंस विकसित होती हैं। स्वाभाविक रूप से ये सिस्टम पश्चिम या उत्तर पश्चिम की ओर भारतीय मुख्य भूमि की ओर बढ़ते हैं और मॉनसून कोर जोन से गुजरते हैं, जिससे इस क्षेत्र में प्रचुर वर्षा होती है। अब आप बिना मेंटोस खाए अपने दिमाग की बत्ती जलाइए और सोचिए कि जब आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र में खेती किसानी से जुड़ा है और यह क्षेत्र भारत का भोजन का कटोरा भी माना जाता है और यह क्षेत्र खेती किसानी के लिए बारिश पर ही निर्भर है, तो इस क्षेत्र के लिए बारिश का सटीक पूर्वानुमान कितना इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि इससे पहले बारिश का पूर्वानुमान नहीं होता था। एक डेडिकेटेड संस्था है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD। यह देश के 4 क्षेत्रों यानी उत्तर, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के लिए वर्षा का पूर्वानुमान जारी करती है। इसके अलावा यह एक MCZ के लिए विशेष वर्षा पूर्वानुमान भी जारी करती है। तो फिर ART की जरूरत क्यों? क्योंकि इन सिनॉप्टिक प्रणालियों की भूमिका और इनसे जुड़ी क्लाउड फिजिक्स, क्लाउड प्रॉपर्टीज और इन सब की मॉनसूनी बारिश को बढ़ाने में भूमिका के बारे में अभी भी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की समझ सीमित है। इसलिए वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण स्थल की जरूरत पड़ी ताकि एक बेहतर तरीके से मॉनसून का पूर्वानुमान लगाया जा सके। अब मामला परफेक्शन का है। अब यह भी सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि ART को मध्य प्रदेश में ही क्यों बनाया गया। ART की स्थापना सिलखेड़ा में की गई है। यह एक ऐसी जगह है जो प्रमुख बारिश लाने वाली सिनॉप्टिक प्रणालियों के रास्ते में पड़ती है। इस जगह से ऐसी सिनॉप्टिक प्रणालियों की सीधी निगरानी और ट्रैकिंग बहुत आसान है। इसके अलावा यह इलाका मानव जनित और अन्य प्रदूषकों से मुक्त है, जो इस डेटा रिकॉर्डिंग के लिए संवेदनशील उच्च स्तरीय मौसम विज्ञान उपकरणों और वेधशालाओं की स्थापना के लिए मध्य भारत में सबसे अच्छी साइट बनाता है। टेस्ला की कार के बारे में तो आपने सुना ही होगा। टेस्ला की अलग अलग मॉडल की कारें भारत में 50 लाख से लेकर 2 करोड़ तक की बिकती हैं। टेस्ला की कार्स जबरदस्त फीचर से लैस होती हैं, लेकिन इनकी हाई प्राइस के कारण इनको देश में खरीदार नहीं मिल पाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है इन पर लगाया गया आयात कर, जो कि कार की कीमत का लगभग 100% तक होता है। अब थोड़ा इमेजिन कीजिए कि टेस्ला की कारें इंडिया में अगर इनोवा या फॉर्च्यूनर या इससे भी कम कीमतों में मिलने लग जाएं तो क्या होगा। ऐसा पॉसिबल होने वाला है क्योंकि जल्द ही टेस्ला समेत दुनिया की टॉप EV मैन्युफैक्चरर कंपनियां भारत में अपना प्लांट डाल सकती हैं। दरअसल हाल ही में भारत सरकार ने भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए एक वाहन नीति को मंजूरी दी है। आइए जल्दी से समझते हैं कि इस नीति में क्या है खास बातें। इस नीति के तहत इच्छुक कंपनियों को भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए न्यूनतम निवेश करना होगा 4150 करोड़ रुपए। वहीं अधिकतम निवेश की तो कोई सीमा ही नहीं है। इसके साथ ही कोई भी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता जो भारत में कम से कम 4150 करोड़ रुपए का निवेश करने और स्थानीय रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण शुरू करने के लिए 3 साल की समय सीमा का पालन करने का वादा करता है, उसे EV पर आयात कर में कटौती मिलेगी। हालांकि यह नीति EV निर्माताओं को 1 वर्ष में अधिकतम 8000 इलेक्ट्रिक कारों को भारत लाने की अनुमति देती है। इतना ही नहीं, EV निर्माता को कार बनाने के लिए स्थानीय बाजारों से 35% कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस नीति में यह भी कहा गया है कि इन निर्माताओं को 5 वर्षों के भीतर घरेलू मूल्य वर्धन DVA का 50% तक पहुंचना होगा। गौरतलब है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर भारत में आयातित इलेक्ट्रिक कारों पर टैक्स बेनिफिट्स उठाने के लिए दिशा निर्देशों और पात्रता को भी स्पष्ट किया है।
इसके तहत इन कार निर्माताओं द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर आयात शुल्क घटाकर 15% कर दिया जाएगा, बशर्ते इनकी कीमत $35,000 यानी लगभग 29 लाख रुपए से ज्यादा ना हो। आपको बता दें कि इस समय केंद्र सरकार भारत में लाई जाने वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 70 से 100% तक का इंपोर्ट टैक्स यानी आयात कर लगाती है। अब ये भी समझते हैं कि इस नीति से क्या फायदा होने वाला है। देखिए, ये नीति भारतीय उपभोक्ताओं को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तक पहुंच प्रदान करेगी। इससे मेक इन इंडिया पहल को भी बढ़ावा मिलेगा। इस नीति से ईवी निर्माताओं के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत में ईवी इकोसिस्टम और मजबूत होगा। इस ईवी इकोसिस्टम के मजबूत होने से उत्पादन बढ़ेगा, जिससे उत्पादन लागत में कमी आएगी और इससे ईवी भविष्य में और सस्ती हो जाएंगी। और अगर ईवी का प्रचलन भारत में तेजी से बढ़ा तो कच्चे तेल के आयात में कमी आएगी, जिससे भारत के व्यापार घाटे में भी कमी आएगी। ईवी का दूसरा पक्ष है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि खास करके बड़े शहरों में इससे वायु प्रदूषण में कमी हो जाएगी और स्वास्थ्य और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। रिकॉर्ड सिर्फ मनुष्य नहीं बना रहा है, कुछ रिकॉर्ड प्रकृति भी बना रही है। दरअसल 175 वर्षों के जलवायु रिकॉर्ड में अब तक की सबसे गर्म फरवरी 2024 की फरवरी बन गई है। ये बताया है नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन से जुड़े वैज्ञानिकों ने। वैज्ञानिकों के मुताबिक फरवरी 2024 में जमीन और महासागरों की सतह का वैश्विक औसत तापमान 20वीं सदी में फरवरी के दौरान दर्ज औसत तापमान से 1.4 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। यह फैक्ट 2024 की फरवरी को अब तक की सबसे गर्म फरवरी बनाता है। आपको बता दें कि इससे पहले यूरोप की कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस C3S ने यही फरवरी 2024 को अब तक की सबसे गर्म फरवरी घोषित किया था। हालांकि कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने जो कैलकुलेशन की थी वो जमीन के पास हवा के औसत तापमान पर आधारित थी। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के मुताबिक फरवरी 2024 में बढ़ता तापमान औद्योगिक काल से पहले की तुलना में 1.77 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। आपने अगर महसूस किया होगा तो पिछले 9 महीने में कोई भी महीना ऐसा नहीं रहा जब बढ़ते तापमान ने नए रिकॉर्ड न बनाए हों। आपको बता दें, इससे पहले जनवरी 2024 में बढ़ता तापमान औद्योगिक काल यानी 1850 से 1900 से पहले की तुलना में 1.66 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया था, जो इसे अब तक की सबसे गर्म जनवरी बनाता है। इसी क्रम में नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन से जुड़े वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की भी पुष्टि की है कि दिसंबर 2023 से फरवरी 2024 की अवधि दोनों गोलार्धों के लिए अब तक की सबसे गर्म अवधि थी। इस दौरान वैश्विक स्तर पर सतह का वैश्विक औसत तापमान 20वीं सदी के औसत से 1.36 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। देखिए, ये सिर्फ एक डेटा नहीं है, ये एक भारी चिंता का विषय है। दुनिया का बढ़ता वैश्विक तापमान निकट जलवायु खतरे की ओर इशारा कर रहा है और यह ग्लोबल वार्मिंग की भी पुष्टि करता है। बढ़ते वैश्विक तापमान से ध्रुवों की बर्फ पिघलने की भी खबरें लगातार मिल रही हैं और यहां तक कि महासागरीय धाराओं में परिवर्तन की खबरें आ रही हैं। इन सब का सम्मिलित इफेक्ट पूरी दुनिया के लिए खतरा है, खासतौर पर आइलैंड कंट्रीज के लिए ये अस्तित्व का संकट है। वैज्ञानिकों ने इस बात की भी आशंका जताई है कि इस बात के 45% आशंका है कि 2024 पिछले 175 वर्षों के जलवायु इतिहास का अब तक का सबसे गर्म साल होगा। वहीं 2024 के अब तक के 5 सबसे गर्म वर्षों में शुमार होने की आशंका 99% है, जो स्पष्ट तौर पर दर्शाता है कि बढ़ता तापमान किस कदर हावी होता जा रहा है। बढ़ते तापमान से दुनिया में एक्सट्रीम मौसमी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। बारिश में अत्यधिक बारिश और सर्दियों में चरम सर्दियां इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है। यदि चरम मौसमी घटनाओं को देखें तो इक्वाडोर में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने उत्तर और पश्चिमी इक्वाडोर में भारी तबाही मचाई। इसी तरह उत्तरी मेडागास्कर में भी भारी बारिश के चलते आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। इससे 12 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। इसके साथ ही उष्णकटिबंधीय तूफान और अन्य मौसमी सिस्टम के भी एक्सट्रीम होने की पूरी संभावना है। यदि उष्णकटिबंधीय तूफानों की बात करें तो फरवरी में वैश्विक स्तर पर 11 नामित तूफान आए थे, जो 1991 से लेकर 2020 के औसत से अधिक है। हालांकि इनमें से केवल 2 तूफान जमीन से टकराए। इन दोनों की वजह से उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में तेज हवाएं दर्ज की गई। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में चर्चा में आया वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? सीहोर, भोपाल, रायसेन या फिर सागर? अगला प्रश्न है, हाल ही में मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर किन महान हस्ती के नाम पर रखे जाने का प्रस्ताव पारित हुआ है? सर जमशेदजी जीजी भॉय,
नाना शंकर सेठ, दिनशा वाचा या फिर बाल गंगाधर तिलक? चलिए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने क्या सवाल पूछे थे, सही जवाब उनके क्या हैं। दुनिया के पहले एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम क्या है? डेविन, गैब्रियल, केविन या फिर ल्यू? सही जवाब है ऑप्शन ए, डेविन। अगला सवाल है, ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड, ये रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, विश्व आर्थिक मंच या फिर यूएनडीपी? सही जवाब है ऑप्शन डी, यूएनडीपी।